Hello everyone. Okay, great to see you all. Hello Shubham. Good evening. ठीक है भाई, तो इस क्लास में हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर पे, है ना। और लास्ट क्लास में जैसा आपको याद है, हेलो सुराज, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में याद दिलाओ हमने क्या बात की थी? तो मेरे ख्याल से कुछ बहुत सिंपल फंडामेंटल्स हम बात कर रहे थे मिथ्स के ऊपर, है ना। उससे पहले जो बेसिक डेफिनेशन है कि लाइक यू कैन से व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। और अब इस क्लास के अंदर डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, बाथटब कर्व क्या होता है, तो ऑल दीज आइडियाज वी हैव डिस्कस्ड। और इस क्लास में उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। तो अगेन पहले कोशिश करते हैं जेनेरिक व्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे उन फेजेस के अंदर हम क्या क्या काम करते हैं और क्या अप्रोच हो सकती है उन फेज को कैरी फॉरवर्ड करने की। लाइक पहले अपने को क्या करना चाहिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट विल अंडरस्टूड कि कैसे ये जो अलग अलग लाइफ साइकिल्स है उनका हमको सिलेक्शन करना चाहिए, किस सिनेरियो में कौन सा साइकिल जो होगा या कौन सा मॉडल जो होगा वो बेस्ट परफॉर्म करेगा, है ना। तो इफ आई गो डायरेक्टली इनटू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स हैं पहले एक बार आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। हेलो एसआरएस, तो कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स एक बार डिस्कस करना चाहूंगा, वहां से फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले एक बात समझिएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप मुझे बताएंगे कि व्हेन कैन वी से कि सॉफ्टवेयर जो है उसका लाइफ स्टार्ट होता है, सॉफ्टवेयर का लाइफ एंड कब होता है? कोई बता सकता है? एज फार एज सॉफ्टवेयर इज कंसर्न हम कब बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का लाइफ स्टार्ट हो गया, एंड देन कब बोलेंगे सॉफ्टवेयर का लाइफ एंड हो गया? स्टार्टिंग एंड एंडिंग, एनालिसिस टाइम पे स्टार्ट हो गया, वेरी गुड। तो जब आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और एंड कब होगा बताओ फिर? एंड कब होगा? मेंटेनेंस में कभी नहीं होगा, फाइनल डिलीवरी के बाद होगा। ओके, तो देखिए एक बात समझिएगा, ये बात ठीक है। जो आपने स्टार्टिंग वाली बात करी है ना, वो क्या कि ऐसा कभी नहीं अपने को मानना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब सॉफ्टवेयर डिजाइन हो जाता है तब उसके बाद उसकी लाइफ स्टार्ट होती है। तो जैसे ही कस्टमर के दिमाग में प्रॉब्लम आती है और कस्टमर कंपनी के पास आता है और हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि उसी वक्त लॉजिकली जो सॉफ्टवेयर डिजाइन या सॉफ्टवेयर की जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट हो गई है ना? तो यू आर वेरी मच करेक्ट कि यस यू कैन से फ्रॉम रिक्वायरमेंट एनालिसिस ओनली हम बोल सकते लाइफ स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब एंड कब होगी? तो कुछ लोग बोलते हैं हम डिलीवर कर देते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है। अगर पूरे लाइफ को बात करूं तो कैन आई डिवाइड द लाइफ ऑफ द एंटायर सॉफ्टवेयर इन टू फेजेस व्हिच इज डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। तो फर्स्ट फेज को आप बोल सकते हैं, हेलो अनीता, पहला फेज हो सकता है डेवलपमेंट का, दूसरा फेज हो सकता है मेंटेनेंस का। तो अगर आप सॉफ्टवेयर की डिलीवरी भी कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं टाइम पर, तो उसके बाद जो दूसरा उसका लाइफ स्टाइल स्टार्ट होता है, दैट इज द मेंटेनेंस फेज, है ना। तो अल्टीमेटली आप ऐसा बोल सकते हो सॉफ्टवेयर तब तक चलता जाता है जब तक आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, है ना। अल्टीमेटली जिस दिन उसकी नीड खत्म हो गई और आपने अपने सिस्टम से उसको अनस्टॉल करके बाहर रख दिया, देन आई थिंक आई कैन से कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो डाई कर गया, वो खत्म हो गया। सोच सकते हैं इस बात को? तो अगर लाइफ की बात, पूरे लाइफ टाइम की बात करें तो स्टार्ट कहां से हो रहा है? फ्रॉम द टाइम रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम जब स्टार्ट कर रहे हैं, और एंड कब हो रहा है? जब हमने उसका मेंटेनेंस करना बंद कर दिया, या आसान भाषा में बोलो तो आपकी उसकी जरूरत खत्म हो गई, तो लॉजिकली इट एंड्स, है ना। अब यहां पर जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करूंगा तो ऑफकोर्स ज्यादा या टोटल कॉन्सेंट्रेशन मोरलेस हमारा डेवलपमेंट फेज पे होगा कि मेंटेनेंस फेज पे? सोच के बताओ। तो ऑफकोर्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हम कर रहे होंगे डेवलपमेंट पार्ट पे। ऑल्दो जिस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अलग अलग मॉडल्स होते हैं, क्या उसी तरह मेंटेनेंस के भी अलग अलग मॉडल होते हैं? जी हाँ, देयर आर डिफरेंट मॉडल्स आल्सो पॉसिबल जो हम मेंटेनेंस में यूज करते हैं, है ना। बट यहाँ पर हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर रहे होते हैं किसमें? डेवलपमेंट पार्ट पे। तो उन आइडियाज की अभी यहाँ पर हम कुछ ज्यादा डेप्थ में डिस्कशन नहीं करेंगे।
अब पॉइंट है कि डेवलपमेंट में कौन कौन से फेज और किस तरीके से हम काम करते हैं. तो नाउ लेट मी गो वन बाय वन. Software development organization follows some process when going a software product, when developing a software product. In mature organization, this is well defined and managed. Now this is very important. तो ऐसा है क्या कि जो सॉफ्टवेयर आया और जिस दिन हमारा जैसा मूड है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ के अंदर टोटल जितने फेजेस होंगे वो सब वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंटेड होंगे और उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे. और खासकर जैसा बोल रहा हूँ मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली मैच्योर है तो ऐसा नहीं कि रैंडमली जो हमारे मन में आ रहा है वही हम कर रहे हैं, है ना. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होगा उस कंपनी का अपना, और वही स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं. ये बात समझ आ रही है. तो अगेन इट एनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इन अ सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड मैनर. ये डॉक्यूमेंटेशन करने की, प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत क्या है, ताकि सिस्टमैटिक तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से हम इस काम को स्टार्ट कर सकें. और पूरा जो डेवलपमेंट है दैट विल नॉट बी अ सिंगल फेज, बिकॉज जैसा आप जानते हैं मॉड्यूलर आइडिया हम यूज करते हैं, तो पूरे डेवलपमेंट को हम बहुत सारे फेजेस में डिवाइड करेंगे. तो लेट मी से अभी फेज 1 चल रहा है, देन फेज 2 फेज, देन इस तरह से आगे बढ़ेगा. हर फेज का वेल डिफाइंड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट होगा कि कौन सा फेज कहाँ. जैसे मैं ऐसा ही वो क्या नाम भी लिख सकता हूँ. तो पहला फेज लॉजिकली आप मान सकते हो रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, या उससे पहले फिजिबिलिटी स्टडी भी मान सकता हूँ. देन आप डिजाइन करेंगे, देन कोड करेंगे, देन टेस्ट करेंगे, देन मेंटेनेंस करेंगे. तो ये कुछ फंडामेंटल फेजेस होंगे. हर फेज का एक वेल डिफाइंड एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगा, जिससे आपको पता लगेगा कि कौन सा फेज कहाँ पर शुरू हुआ है और कहाँ पर खत्म हो गया है ना. अगेन अगर आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करते हैं तो क्या हमारे लिए असेसमेंट करना पॉसिबल हो जाता है टाइम का और कॉस्ट का, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में कल भी मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था. अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सक्सेसफुल बिजनेस रन करना है ना, तो आपको टाइम और कॉस्ट का एस्टिमेशन करना आना चाहिए. जब तक वो एस्टिमेशन नहीं कर पाएंगे तब तक आप कस्टमर को भी नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्टली हमें कितना टाइम और कितना खर्चा हमारा होगा. तो उससे भी आप कोई कोटेशन नहीं दे पाएंगे, उसको भी फॉलो कर पा रहे हैं. तो अगेन अब हम एक बार डिस्कशन करेंगे ओवरऑल कौन कौन से फेजेस होते हैं और उनमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और उसका जो भी हमारे पॉपुलर मॉडल है, जैसे वाटरफॉल मॉडल है, प्रोटोटाइप मॉडल है, उन सब के बारे में एक एक करके मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, है ना. तो सबसे पहला फेज इन जनरल, जो कई लोग अलग से सेपरेटली मेंशन करते हैं, कुछ लोग रिक्वायरमेंट एनालिसिस के साथ भी इसको लिखते हैं, विच इज कॉल्ड फिजिबिलिटी स्टडी. पहला फेज दोस्तों क्या होता है, फिजिबिलिटी स्टडी. तो फिजिबिलिटी स्टडी का क्या लॉजिक है, अगर सिंपल एग्जांपल से देखें तो भी इस बात को समझा जा सकता है. मान लीजिए मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं कि सपोज करिए आप शॉपिंग करने जाते हैं किसी भी शॉप के ऊपर, है ना. तो कभी कभी आपने देखा होगा जो शॉपकीपर है आपसे पूछता है आपका क्या बजट है ना, कितने टाइम के अंदर आपको चाहिए जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, और कुछ टेक्निकल थिंग्स अराउंड क्या चाहिए. और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप जिस बजट की रिक्वायरमेंट के साथ वहां गए हो, चाहे वो बहुत कम हो या वो बहुत ज्यादा हो, या जिस टाइम के दौरान आपको चाहिए, है ना, तो शॉपकीपर आपसे बात नहीं करेगा. वो आपसे बात नहीं करेगा, बोलेगा नहीं नहीं मैं इतने टाइम के अंदर या इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, प्लीज आप कहीं और ट्राई कर सकते हैं. अच्छा रितिका थोड़ा लेट सवाल पूछ रही है अगर सॉफ्टवेयर को दोबारा सिस्टम में इंस्टॉल करें तब. तो रितिका मेरा आपसे सवाल है कि इंस्टॉल आप सिर्फ चेक करने के लिए करोगे या उसका कुछ इस्तेमाल करोगे. आप सॉफ्टवेयर को दोबारा क्यों इंस्टॉल कर रहे होगे बताओ. तो अगर आप उसको जाहिर सी बात है कोई यूज कर रहे हो और एक्टिवली उसका कोई इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगेन हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर एक्टिव और अपना लाइफ स्पैन जी रहा है ना. और मैंने क्लियर कर दोबारा मैं उस बात को बोल देता हूँ, अगर सॉफ्टवेयर की नीड खत्म हो जा रही है ना, और आप उसको इंस्टॉल कर रहे हो, तब मैं मान सकता हूँ कि फिर उसका फिलहाल कोई इस्तेमाल नहीं है. यस और नो. यस ओके. तो हाँ, तो जैसा मैं आपसे बोल रहा था कि पॉइंट क्या है फिजिबिलिटी स्टडी में, कि एक बार कंपनी ये देखती है कि टेक्निकली इकोनॉमिकली फिजिबल प्रोजेक्ट है भी कि नहीं, कि उसकी अपन बात करें. तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते क्या है, डेप्थ में नहीं लेकिन प्रॉब्लम का एक एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन समझते हैं कि एक्चुअल शॉर्ट में बेसिकली प्रॉब्लम है क्या, है ना. और अगर वो बेसिक प्रॉब्लम अपने को समझ आ जाती है तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम हम करते हैं वो करते हैं फाइनेंशियल एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी. अब फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या है, तो हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हो सकता है कि हम क्या कॉस्टिंग हमारी लगेगी अप्रोक्सीमेटली जस्ट बाय द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और क्लाइंट से हम थोड़ा सा अंदाजा ले सकते हैं कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है. तो
उस बेस पे अगर कोई बहुत ज्यादा मिसमैच हो, मान लीजिए हमें लग रहा है कि हमारे 100 रुपीज खर्च होंगे और क्लाइंट सोच रहा है कि 40-50 के अंदर उसको सॉल्यूशन चाहिए, तो उस पे फर्दर बात करने की, नेगोशिएशन की कोई जरूरत नहीं है। टेक्निकल फिजिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है सॉफ्टवेयर के लिए कोई ऐसा स्किल सेट चाहिए हो, किसी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी टूल चाहिए जिसपे हमारी कंपनी काम ही ना करती हो, तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए हम पूरी टीम हायर करें या उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना स्टार्ट करें, तो कभी कभी दिस इज नॉट अ लॉजिकल थिंग, और इस बेस पे हम सोच सकते हैं कि अपने को उस प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं करना हो सकता है। या फिर अगेन एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट रेशियोज, तो आप देखोगे ऑफ कोर्स कि कितना खर्चा आपका हो रहा है और कितना बेनिफिट हो रहा है, और ये भी देख सकते हो कि टोटल कितने कस्टमर हमारे पास है। हो सकता है कोई दूसरा कस्टमर जो प्रोजेक्ट आपके पास लेके आ रहा हो उसमें रिलेटिवली कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो ज्यादा हो, आप उसका काम करना प्रेफर करो, दैट मे बी ऑल अबाउट प्रायोरिटी, है ना। और आखिरी एक पॉइंट हो सकता है एग्जामिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस का देखो यहाँ पर क्या मतलब है, ऐसे सोच सकते हो, ये भी एक तरह का मिथ है, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, सॉरी आज मॉर्निंग में ही बात कर रहे थे कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर ही बेस्ट सॉल्यूशन है ना। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर की वहां पर रिक्वायरमेंट ही ना हो, प्रॉब्लम कुछ और हो, और डिफरेंट मेथड्स यूज करके उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर लें, है ना। तो सबसे पहले एक मेरे ख्याल से बेसिक कंसेप्ट समझ आ रहा है आपको कि हम क्या कर रहे हैं, फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं। फिजिबिलिटी स्टडी से एग्जाम्पल या एडवांटेज अपने को क्या मिल रहा है कि बाद में जाके हम एक बार एकदम लाइक वहां से बैकआउट करें, वो अच्छा नहीं है। तो अगर कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो आपको पहले ही पता लग जानी चाहिए। एक बार बताइए, पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या सभी को? यस। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि कोई न्यूमेरिकल है, कोई आइडिया इसमें से कौन सा पॉइंट 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ ले एग्जाम में, मेरे को नहीं पता, है ना। तो यू कैन इमेजिन लाइक कौन कौन सी फिजिबिलिटी, तो कॉमन सेंस है ना, मैनेजमेंट में बिजनेस आप रन कर रहे हो, कौन कौन सी फिजिबिलिटी चेक करोगे, आप देखोगे स्किल सेट मेरे को आता है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बोल सकता हूँ अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अगर कस्टमर बोल रहा है कि इतने टाइम के अंदर मेरे को चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं ऑलरेडी ओवरलोड हूं, मेरे पास जितनी टीम है सब फुल्ली ऑक्यूपाइड काम कर रही है, तो मना कर दूंगा कि भाई इतने टाइम के अंदर मैं डिलीवर नहीं कर सकता, है ना। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो किस में आएंगे, फिजिबिलिटी के अंदर आएंगे। अगर फिजिबिलिटी फेज हम पास कर जाते हैं तो जो अगला इंपॉर्टेंट फेज जिस पर अपने को बात करनी चाहिए ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, है ना। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं, अब ये तो शायद हमें समझ आ रहा होता है कि प्रोजेक्ट इज फिजिबल टेक्निकली, इकोनॉमिकली, और अब एक बार अपने को डिटेल पे, मेरे को ऐसा बोलना चाहिए कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला गेम हमने स्टार्ट कर दिया है और हमको डिटेल में एक बार कस्टमर से बात करनी होती है। तो पहला इंटेंशन क्या होगा, जो भी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है जिसको जितने अच्छे से अच्छे तरीके से अपन समझ सकते हैं वो समझने की हमको कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो स्टेप नंबर 1 आई कैन से ट्राई टू अंडरस्टूड द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर एंड डॉक्यूमेंट देम प्रॉपर्ली। तो समझने के साथ साथ क्या डॉक्यूमेंट करना भी बहुत जरूरी है, जी हाँ, बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आप और कस्टमर साइन करेंगे, बाद में अगर कुछ क्लासेस होते हैं, है ना, कुछ डिफरेंसेस आते हैं, तो आपके पास पूरा अपने अपना केस रखने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो जो भी रिक्वायरमेंट हम समझते हैं और कस्टमर हमको बता दो उसको हम नोट करते हैं। एक और बात, रिक्वायरमेंट नोट डाउन करने के लिए क्या आप कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज, कोई टेक्निकल लैंग्वेज यूज करोगे, या दे मस्ट बी रिटन इन सिंपल नेचुरल लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, हिंदी, किसी भी लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हो, सिंपल लैंग्वेज। बिकॉज हो सकता है आप कोई टेक्निकल लैंग्वेज यूज करो लेकिन उस लैंग्वेज को कस्टमर ना पढ़ पाए, या बाद में जिस थर्ड पार्टी के लेट मी से आप लीगल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाते हो, कोर्ट में लेके जाते हो, तो कोर्ट उस बात को इंटरप्रेट ना कर पाए। तो आपको ऐसी ही लैंग्वेज यूज करनी है जिसको आसानी से लिखा और समझा पढ़ा जा सके। इवन यहाँ पर हम बात नहीं करते, अदरवाइज क्या इसके भी IEEE स्टैंडर्ड्स हैं। तो IEEE स्टैंडर्ड्स हैं कि SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो बनता है वो कैसा होना चाहिए, किस तरह के आप सिंटेक्स सिमेंटिक्स यूज करेंगे सो दैट उसकी रीडेबिलिटी हो, है ना। अब यस शाश्वत, बिल्कुल फिजिबिलिटी स्टडी में कस्टमर से कोई बात नहीं होगी क्या सर? देखिए फिजिबिलिटी स्टडी में कस्टमर से हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले रहे हैं सर, है ना। ऑफ कोर्स कस्टमर से तो बात करेंगे ही, उसके बाद ही अपने को पता लगेगा, लेकिन उसका कोई इतना एक्चुअल इंपॉर्टेंस या इतना एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। बिकॉज बात बहुत इनिशियल लेवल पे है, और अगर कहीं इनिशियली अपने को समझ आता है कि नहीं ये कुछ और बोल रहे हैं, हम कुछ और बनाते हैं, या ये जिस टाइम में बोल रहे हैं हम उस टाइम में नहीं बनाते हैं, तो उसमें इतना डेप्थ जाने की जरूरत नहीं होती। कैन वी यूज केस डायग्राम इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, बहुत बात की बात है निश्चिता।
तो क्या सिर्फ यूज केस डायग्राम, बहुत सारे डायग्राम हो सकते हैं, ईआर डायग्राम हो सकते हैं, क्लास डायग्राम हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि हाउ यू रिप्रेजेंट लाइक ऑल दीज थिंग्स। तो यूज केस डायग्राम का क्या एडवांटेज है, तो बेसिकली जो आप बात कर रहे हो वो बात कर रहे हो कि रिक्वायरमेंट गैदर कैसे करते हैं, है ना। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकती है, डेल्फी हो सकती है, इंटरव्यू हो सकता है, फास्ट हो सकता है, बहुत सारे मेथड होते हैं। तो विद टाइम आई विल गो इनटू डेप्थ, बट अभी मेरा बेसिक इंटेंशन क्या है, बस मैं जस्ट शॉर्ट में एक बार क्लियर कर रहा हूं कि हर स्टेप में हम क्या क्या करते हैं। ऑल्दो ये जितने भी स्टेप्स है, जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, क्या इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर हमारे पास है? जी हाँ। तो 2 या 3 क्लास सेपरेटली मैं इसी पर देने वाला हूं। देन एक क्लास हम डिजाइनिंग पे रखेंगे, 1-2 क्लास हम टेस्टिंग पे रखेंगे। तो इन एवरी फेज आई विल गो इनटू डेप्थ। बट हाँ, जी हाँ, यूज केस डायग्राम यूज होता है, बट रिक्वायरमेंट एनालिसिस में नहीं यूज होता, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में यूज होता है। यस, तो थोड़ा सा डिफरेंट आगे उसको समझ के चलेंगे। तो अगला काम हम क्या करते हैं, अगेन ट्राई टू कलेक्ट एनालाइज ऑल द डेटा रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट से जितना भी डेटा रिलेटेड होता है ना, वो सबका सब हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात और समझनी है, स्टार्टिंग में अपने को बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच नहीं रखनी होती। हमको चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कस्टमर दे सकता है वो अपने को गैदर करना है, उसके बाद में हम उसको एनालाइज करेंगे। बिकॉज एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि हम बड़े स्ट्रिक्ट हो जाए और बोले कि भाई एक एक चीज सोच समझ के बोलिएगा, बट इससे होता ही क्या है कि कस्टमर कभी कभी प्रेशर में जा सकता है। तो अपने को चाहिए कि कस्टमर पहले जितनी बात बोल रहा है, बाद में बात करूंगा, स्टेक होल्डर, है ना। तो ये भी सोचना होता है कि एक्चुअली बात करनी किससे है। उससे बात करनी है जिसको सॉफ्टवेयर यूज करना है, या उससे बात करनी चाहिए जो पैसे दे रहा है, या उससे बात करनी चाहिए जो सारी चीज हैंडल कर रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स आई विल गो इनटू डेप्थ, बट कंक्लूजन का स्टोरी यही है कि ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट आप पहले गैदर करेंगे। अच्छा, ये फेज बड़ा क्रिटिकल है, ऐसा बोल सकते हैं। वो क्या? बिकॉज जैसा लिख रहा हूँ, स्मॉल एरर कैन रिजल्ट इनटू सीवियर प्रॉब्लम लेटर स्टेजेस। अगर यहाँ पर आपने किसी रिक्वायरमेंट को समझने में कुछ गलती की, कुछ रिक्वायरमेंट आप मिस कर गए, या कस्टमर कुछ और बोल रहा था, आपने कुछ और सीखा, है ना, आपने रिक्वायरमेंट लिख लिया, उसके बाद आपने डिजाइन कर लिया, कोड कर लिया, टेस्ट कर लिया, सॉफ्टवेयर रिलीज कर लिया, और बाद में कस्टमर बोल रहा है यार मैंने कुछ और बोला था, आपने कुछ और बना दिया, तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है वो बड़ा क्रिटिकल फेस है, बिकॉज इसी फेस से अपने को पता लगता है कि बनाना क्या है। तो इसमें जितनी कम से कम गलती हो उतना बेहतर होगा। यस और नो? एक बताएं, पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? और अल्टीमेटली लास्ट में जो बनेगा वो क्या होगा? एक बड़ा सारा डॉक्यूमेंट होगा जो ऑफकोर्स हमने नेचुरल लैंग्वेज में लिखा होगा, विच विल डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम विल डू विदाउट डिस्क्राइबिंग इट हाउ। एक बात समझ आ रही है क्या? तो यहाँ पर हम ये तो बताएंगे सिस्टम क्या करेगा, बट कैसे करेगा वो अपनी टेंशन नहीं है, वो मेरे ख्याल से आने वाली टीम्स उस पॉइंट को हैंडल करेंगी। आइडिया सिर्फ इतना है कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट सेट पता लगेगा। बिल्कुल जैसा आप बोल रहे हो, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट SRS, है ना। तो SRS स्टैंड्स फॉर व्हाट? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एक बार देखिए, पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? SRS स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ग्रेट। अच्छा, अगेन जैसा हम बोल रहा था कि वेल डिफाइंड इनपुट्स और आउटपुट्स होने चाहिए, इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज कंप्लीट हो गया है? आप कैसे समझोगे कि SRS फेज कंप्लीट हो गया है? तो जाहिर सी बात है आपके पास SRS डॉक्यूमेंट होना चाहिए, है ना। तो इफ यू हैव SRS डॉक्यूमेंट तो इसका मतलब पहला काम कंप्लीट हो गया, और अब लॉजिकली अपने को कस्टमर का भी एक्चुअली इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, बिकॉज रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद क्या आप बोल सकते हैं कि कोर इंजीनियरिंग काम स्टार्ट होगा। एक बार अगर अपन ये समझ लें कि कस्टमर को चाहिए क्या, है ना, वो जब समझ लिया तब कस्टमर का भी इतना डे टू डे इंटरेक्शन हमसे नहीं होगा। अब हमको एक्चुअली इंजीनियरिंग पार्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, वेरी गुड वेरी गुड मैंने, तो अगला बाइट जो करते हैं वो करते हैं डिजाइन, है ना। तो डिजाइन फेज पे हम काम करते हैं। अब डिजाइन फेज का क्या काम है एक बार उसको अच्छे समझते हैं। वी ट्रांसफॉर्म द रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर इनटू अ स्ट्रक्चर दैट इज सुटेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो वैसे तो आप सोच सकते हो यार सर जब रिक्वायरमेंट पता है अपने को तो क्यों ना हम डायरेक्टली उसके लिए प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दें, है ना। बट एक्चुअली इट शुड नॉट बी द केस। तो अपने को पहले क्या करना होता है? SRS बनाना है, ER बनाना है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम है, कंट्रोल फ्लो डायग्राम है, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड हो सकते हैं जिससे हम पूरा आइडिया समझते हैं। और इवन अगर अच्छी डिजाइनिंग की गई, बाद में बात करेंगे, पहले हम एक्चुअली आर्किटेक्चर इंटरफेस डिजाइन करते हैं, फिर आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं, फिर डिटेल डिजाइन करते हैं। तो अगेन डिजाइन फेज में बाद में बात करूंगा।
सॉफ्टवेयर में क्या इनपुट होगा, क्या आउटपुट होगा, उसके अंदर कितने मॉड्यूल्स होंगे, कपलिंग कोहेजन कैसे होगा, कौन मॉड्यूल कैसे इंटरेक्ट करेगा, मॉड्यूल्स के अंदर कौन कौन से फंक्शन होंगे, क्या ये सारा आर्किटेक्चर, सारा एल्गोरिथमिक स्ट्रेटेजी डिजाइन फेज में ही कंप्लीट कर लेते हैं? जी हाँ। अगर आप मुझसे पूछे कि सबसे ज्यादा, नॉट आउटलुक, एवरीथिंग अबाउट इट, सिर्फ आउटलुक की बात नहीं कर रहा, वो बोल रहा हूँ एवरीथिंग अबाउट इट, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, उसके बाद कितने मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल्स के इंटरनल क्या फंक्शनैलिटी है, टिल एल्गोरिदम लेवल। लाइक अगर आपको सॉर्टिंग करना है तो आप डिजाइन में मेंशन कर दोगे कौन सा एल्गोरिदम यूज करके सॉर्ट करना है। तो एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। और जब ये काम आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में जो डॉक्यूमेंट बचेगा उसको बोलेंगे एसडीडी, कॉल्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन डिस्क्रिप्शन। एक बार देखिए पॉइंट समझ आ रहा है क्या? विल टेक्निकली स्पीकिंग, क्या कोडिंग में कुछ बहुत ज्यादा क्रिएटिव काम बचेगा? नहीं। तो अगर आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से होगा सिर्फ ये कि कोडिंग में तो कोडर को अपना दिमाग नहीं लगाना कि अच्छा चलेगा, खराब चलेगा, क्या होगा। उसका काम है कि जो डिजाइन उसको बताया गया है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर देना है, दैट इज इट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एक कंपैरिजन करूं, लेट मी से एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ, मान लीजिए एक ब्रिज बनाना है, तो आर्किटेक्ट का क्या काम है? उसका इंपॉर्टेंट काम है उसकी पूरी ड्राइंग बनानी है, उसको बताना है कि कितने पिलर होंगे या कितना लाइक जो भी फाउंडेशन क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट बनाएगा। उसका सिविल इंजीनियर का काम क्या है? उसको आके बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं देखनी होती। आर्किटेक्ट ने अगर कहा कि इतना कॉलम रखना है और इतना बेस चाहिए, तो वो जो लेबर होगा उसको ऑर्डर करेगा, उसी तरीके से उसको इंप्लीमेंट करा देगा, है ना। लेकिन अल्टीमेटली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे स्ट्रक्चर की, वो सिविल इंजीनियर की होगी कि आर्किटेक्ट की होगी? तो अगर बिल्डिंग अच्छी बनती है तो भी नाम किसका लिखा जाता है? आर्किटेक्ट का। आप अभी पूछते हैं ताजमहल का आर्किटेक्ट कौन था, या लाइक आईफिल टावर का आर्किटेक्ट कौन था, है ना। तो उसने वो पूरा प्रोजेक्ट विजुअलाइज किया होता है, किस तरीके से क्या चीज कैसे चलेगी। बाद में जो इंजीनियर आता है उसका काम तो सिर्फ उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना होता है। तो सिमिलरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी जो सबसे कोर पार्ट है वो डिजाइन है ना। तो अगर डिजाइन आप कर रहे हैं तो इसका मतलब लकीली आप सही जगह पर है, वरना कोडर्स जो है वो ज्यादातर केस में बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे होते, है ना। सिर्फ एक प्रॉपर डिजाइन होता है जिसको हम इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। मीन्स इंडस्ट्री में ज्यादा दिमाग एल्गोरिथमिस्टिक लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इवन देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं सब बोलूं, जितने भी इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, है ना, जो कॉलेजेस में आते हैं और मोस्टली 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक के पैकेजेस ऑफर करते हैं, वो किस डोमेन के लिए लेके जाते हैं? वो आपको डिजाइन कराने के लिए लेके जाते हैं या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट ऑफर करते हैं? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो नॉर्मली दे रिक्रूट योर सॉफ्टवेयर डेवलपर, आपका काम कोडिंग करना होता है। तो क्या अगर कोई आपको 3-4 लाख की पैकेज पर आप इंफोसिस में जा रहे हो, तो डू यू एक्सपेक्ट कि वो आपसे बात करेगा क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट था, डिजाइन क्या हमने किया? नहीं। आपको एक छोटा सा मॉड्यूल दिया जाएगा, डिजाइन पहले से बना होगा, आपका काम होगा उस डिजाइन को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर देना, दैट इज इट। और उसमें भी आधे लोग कोड भी कॉपी पेस्ट करके काम चला लेते हैं, है ना। लेकिन यस, अगर आप काफी समय काम कर लेंगे और कोर काम करेंगे तो आपको डिजाइन या रिक्वायरमेंट, है ना, इन फेजेस में लेके जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको बोल सकते हैं, जहां पर एक्चुअली डिजाइनिंग करने का आपको मौका मिलेगा। और इंफोसिस डिजाइन के लिए भी लेके जाता है, लेकिन जब R&D के लिए लेके जाता है तो फ्रेशर पैकेज भी 8 to 10 लाख कम से कम देगा आपको, है ना। तो खैर ये एक पॉइंट हुआ हमारा डिजाइनिंग का। तो एक बार आपको रफली समझ आ रहा है ना, आई डोंट वांट टू गो इन डीप, बट आर यू अंडरस्टैंडिंग कि डिजाइन में क्या हो रहा है? तो जो कोर काम हम कर रहे हैं वो प्रॉपर किस में कर रहे हैं? डिजाइन में कर रहे हैं। ओके, अगला जो फेज आता है दोस्तों, आता है कोडिंग का। तो डिजाइन अगर हमारा कंप्लीट हो चुका है तो कोडिंग का काम क्या है? ऑफ कोर्स जैसा मैं आपसे बोल रहा हूँ, उस डिजाइन को एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने को ट्रांसलेट कर देना है ना। सो गोल ऑफ कोडिंग इज टू ट्रांसलेट द डिजाइन ऑफ द सिस्टम इनटू अ कोड ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑल्दो कोडिंग जो है वो ज्यादातर टेक्निकल स्किल है, मैनेजमेंट रिलेटेड आइडिया है। देखो जैसा मैंने आपसे बोला, इस सब्जेक्ट में हम ज्यादातर बात किसकी कर रहे होंगे? मैनेजमेंट साइड की। तो कोडिंग इज अ टेक्निकल स्किल, तो मैं आपको ये तो नहीं बता सकता लूपिंग क्या है, बाकी सारी चीजें क्या है। तो अगर कोई फेज पूरे डेवलपमेंट में मुझे ऐसा लगेगा कि मैं काइंड ऑफ स्किप कर रहा हूँ या बहुत ही लिमिटेड डिस्कशन करूंगा, तो मेरे ख्याल से वो कोडिंग होगा। तो कुछ गाइडलाइंस की जरूर बात की जा सकती है कि कोड लिखते हुए क्या गाइडलाइंस फॉलो की जानी चाहिए, बट कोड कैसे लिखना है वो तो आप जानते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको कुछ नहीं सिखा सकता। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या?
है ना। तो फॉर एग्जांपल लाइक कमेंट लाइन आप यूज करें तो बेटर होगा, प्रॉपर हायरार्की लिखें तो बेटर होगा, है ना। इस तरह की कुछ जनरल गाइडलाइंस दे सकते हैं। वेरिएबल्स का नेम लॉजिकल यूज करें। कुछ लोग क्या करते हैं ABCDFGS लिखे जा रहे हैं, अब बाद में जो उस कोड को पढ़ेगा उसको पता नहीं लगेगा क्या लिखा था आपने, ए का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है। तो कुछ प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेस हो सकते हैं जो आपके साथ डिस्कस मैं करूंगा जब कोडिंग फेज में हम इन डेप्थ में आएंगे, बट हाँ कुछ कोडिंग वाला आइडिया आपको समझ आ गया। कोडिंग जब कंप्लीट होगी तो क्या आप सॉफ्टवेयर आप तुरंत उस समय क्लाइंट को डिलीवर करोगे या टेस्टिंग करना पड़ेगा कोडिंग के बाद? वेरी गुड। तो टेस्टिंग एक कमाल का फेज है और इस पर अच्छे से डिस्कशन करके चलेंगे, बिकॉज टेस्टिंग का एक प्रॉब्लम है, वो क्या, आप टेस्टिंग ज्यादा करो या कम करो, दोनों ही केस में आप शायद नुकसान में रहते हो। जरा बताओ ये बात सही है क्या? जितना रिक्वायर्ड है उससे कम टेस्टिंग करोगे तो भी प्रॉब्लम है, उससे ज्यादा करोगे तो भी प्रॉब्लम है। एक और मजे की बात, टेस्टिंग अगर आपने नहीं किया तो भी कस्टमर को पता नहीं लगता। यस और नो? भाई आप कोडिंग नहीं करोगे तो कोड नहीं बनेगा, डिजाइन नहीं करोगे तो डिजाइन नहीं होगा, बट अगर आपने टेस्टिंग नहीं की तो इमीडिएटली तो कस्टमर को पता नहीं लगेगा। हाँ लॉन्ग रन में जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे तब कस्टमर को लगेगा यार क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, शायद इन्होंने प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह नहीं की है ना। तो अगेन अगर मैं स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करूं तो हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर, सॉरी दिस इज एरर, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर देयर विल बी अ बग और फॉल्ट इन द कोड। पहले एक बार बताओ ये फेज समझ आ रहा है क्या? जब आप कोडिंग करोगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, और जब वो गड़बड़ होगी तो हम बोल सकते हैं बग या फॉल्ट आ जाएगा कोड के अंदर, है ना। अब अगर वो बग या फॉल्ट एग्जीक्यूट हो गया तो आई कैन से दैट विल बिकम अ फेलियर। ये बात समझ आ रही है क्या? तो इन जनरल अलग अलग टर्मिनोलॉजी टर्म्स आपने पढ़ोगे जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो थ्री स्टेप प्रोसेस है। एरर का मतलब क्या है? नाउ हियर एरर इज अ वर्ब, ह्यूमन एरर करेगा, एरर की वजह से कोड में बग या फॉल्ट आएगा, और अगर वो बग या फॉल्ट रन हो गया देन इट विल बिकम अ फेलियर। क्या पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं? यस। अब टेस्टिंग में भाई हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम विद द इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग बग्स और फॉल्ट्स इन द कोड। तो क्या हम सच में फंक्शनैलिटी के लिए कोड रन कर रहे होते हैं या प्रॉब्लम्स ढूंढने के लिए? तो हम कोशिश करते हैं कि यार किस तरह से अच्छे से एफिशिएंटली टेस्ट करें कि कम से कम टाइम और एफर्ट के अंदर जो बग, जो फॉल्ट, जो प्रॉब्लम है वो हम आइडेंटिफाई कर पाए, है ना। इसलिए बोल सकते हैं कि टेस्टर जो होता है उसका मेरे ख्याल से मेरे को क्या बोलना चाहिए, टेस्टर का जो एटीट्यूड होगा वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए कि डिस्ट्रक्टिव? जैसे कुछ लोग होते हैं ना सबके काम में कमियां निकालते रहते हैं। वेरी गुड। तो टेस्टर के केस में कहानी उल्टी है ना। तो टेस्टर का जो एटीट्यूड होगा वो ऑफ कोर्स डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए ताकि बहुत अच्छे से वो चेकिंग कर सके, है ना। तो लाइक एज अ टीचर जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, लेकिन जब आप कॉपी चेक कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, तो फिर आपको स्टूडेंट की हेल्प नहीं करनी ताकि रियली वो अपने लेवल को इवैल्यूएट कर सके, फीडबैक ले सके, है ना। नाउ आफ्टर टेस्टिंग जो नेक्स्ट फेज हमारा आता है वो आता है इम्प्लीमेंटेशन। तब देखिए कभी कभी आमतौर पर इम्प्लीमेंटेशन मतलब ये भी होता है कि आप कोड इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बट यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन से हमारा मतलब क्या है? जब हम कस्टमर को एक्चुअली जाके यूजर साइट पर इंस्टॉल कर देते हैं। तो जो टेस्टिंग वाला फेज था वो आपने पार कर लिया और आप प्रॉपरली उसको जाके यूजर साइट पर इंस्टॉल कर रहे हो, है ना। तो दैट इज व्हाट यू आर कॉल्ड इम्प्लीमेंटिंग द सॉफ्टवेयर। उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वहां पर प्रोसेस कर रहे हो इस बात को। अच्छा यहाँ पर भी एक दो बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। पहले तो हार्डवेयर, कभी कभी ऐसा हो सकता है आपने सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लिखा हो लेकिन जो हार्डवेयर पहले आपने प्रॉमिस कराया था कस्टमर से वो हार्डवेयर आपके सॉफ्टवेयर को नहीं मिले। तो अगर आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर एक खराब मशीन पे इंस्टॉल करोगे तो कस्टमर बोलेगा सर स्पीड नहीं आ रही, प्रॉब्लम हो रहा है, और शायद उसको ऐसा ना लगे कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। देखिए बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो ये इंश्योर कर लेना बहुत जरूरी है कि जो रिसोर्सेस चाहिए, है ना, वो प्रॉपर रिसोर्स आपके हार्डवेयर को मिल रही है कि नहीं मिल रही। यस, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, है ना। नाउ आफ्टर दैट लास्ट फेज जो दोस्तों हमारा है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के अंदर, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस, है ना। और मेंटेनेंस को अगर मैं एक टर्म्स में एक्सप्लेन करने की आपसे कोशिश करूं, ऑफिशियल डिलीवरी के बाद
अगर आप सॉफ्टवेयर में किसी भी कारण से कोई भी चेंज करते हैं तो कैन आई से इट इज मेंटेनेंस? सोचिए इस बात को, है ना। अगर डिलीवरी से पहले आपने कोई चेंज किया तो वो डेवलपमेंट में आएगा, डिलीवरी के बाद आप कोई भी चेंज करें तो मेंटेनेंस में आएगा। अब मेंटेनेंस कौन कौन से रीजन, कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो अगर मैं आपको इसको लॉजिकल वे में बताऊं तो सबसे पहला रीजन हो सकता है करेक्टिव मेंटेनेंस। व्हाट इज करेक्टिव मेंटेनेंस? कि आपने जो प्रॉमिस कस्टमर को किया था, जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको लग रहा था कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा, अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बग आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसको आप रिजॉल्व करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? करेक्टिव मेंटेनेंस। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसी को आप करेक्ट कर रहे हैं। एक बार बताएं, पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो करेक्टिव मेंटेनेंस के लिए लॉजिकली सोचो, करेक्टिव मेंटेनेंस करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अगर आपको बार बार कस्टमर करेक्टिव मेंटेनेंस के लिए बुला रहा है, इज इट गुड और बैड? कॉज इट इज बैड, है ना। और क्या कस्टमर करेक्टिव मेंटेनेंस के लिए कोई एडिशनल पेमेंट करने वाला है आपको, है ना? तो हो सकता है उल्टा आपको वापस करना पड़े एज अ पेनल्टी। तो करेक्टिव मेंटेनेंस जाहिर सी बात है नहीं करे तो बेहतर है ना। नाउ नेक्स्ट थिंग जो है दैट इज कॉल्ड अडेप्टिव मेंटेनेंस। नाउ व्हाट इज अडेप्टिव मेंटेनेंस? तो लॉजिकली आप सोच सकते हैं कस्टमर जो है ही और शी इज मोर देन सेटिस्फाइड और अभी वो एनवायरनमेंट चेंज करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी से एन एकेडमी है, मान लेते कि स्टार्टिंग में एन एकेडमी के पास ऐप नहीं थी, है ना। और वेबसाइट के बाद जब लगा कि ज्यादा लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो उनको समझ आया कि दे नीड है एंड्रॉइड ऐप फॉर एग्जांपल। तो क्या ऐप के अंदर भी काइंड ऑफ आपको वही फंक्शनैलिटीज चाहिए जो वेबसाइट में थी? यस, है ना। तो ये काम जब हम करेंगे कि सेम रिक्वायरमेंट सेम है लेकिन प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है, इस बात को समझिएगा। रिक्वायरमेंट चेंज हुई है कि रिक्वायरमेंट सेम है? रिक्वायरमेंट सेम है, प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है। तो अगर इस टाइप का मेंटेनेंस होता है तो इसको हम बोलते हैं अडेप्टिव मेंटेनेंस। एक बार देखिए, बात समझ आ रही है क्या? तो जैसा एसआरएस लिख रहा है कि भाई टाइम टू टाइम इम्प्रूव, नहीं इम्प्रूव कुछ नहीं है, कोई अपडेशन नहीं है, सेम रिक्वायरमेंट है, प्लेटफॉर्म चेंज है। अब मान लीजिए एंड्रॉइड पे भी अगर ऐप सक्सेसफुल होती है एंड नाउ दे से कि भाई आईओएस के लिए, एप्पल के लिए भी ऐप चाहिए, तो क्या ये भी अडेप्टिव मेंटेनेंस के अंडर में ही आएगा? जी हाँ, है ना। फॉर एवरी रिक्वायरमेंट सपोज इफ दे वांट, ओके। लास्ट जो पॉइंट हमारा दैट इज कॉल्ड परफेक्टिव। नाउ दैट इज मोस्ट डिजायरेबल काइंड ऑफ मेंटेनेंस, जहां पर हम मानते हैं कि आपका जो कस्टमर है ही और शी इज मोर देन सेटिस्फाइड, द सॉफ्टवेयर इज अ सक्सेस, और फिर वो टाइम टू टाइम उसके अंदर फंक्शनैलिटी एनहेंसमेंट चाहता है। यस और नो? अगर ऐसा है तो उस केस में हम टर्म करेंगे दैट इट इज कॉल्ड परफेक्टिव मेंटेनेंस। एक बार बताएं, पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? परफेक्टिव मेंटेनेंस मतलब टाइम टू टाइम हम अपग्रेड करा रहे हैं, है ना। कस्टमर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेट मी से अन एकेडमी की वेबसाइट है ना। और बहुत पहले आपने हो सकता है नहीं सोचा हो कि एक टाइम पे कितने यूजर या कितनी क्लासेस हो सकती हैं, बट जैसे जैसे स्केल बढ़ता जाएगा तो क्या आपको जो बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी है उसको एनहेंस करना पड़ेगा? कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स या डेवलपर की? रितिका, रिक्वायरमेंट तो सिर्फ कस्टमर की होती है, डेवलपर की भला क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट सिर्फ एक की हो सकती है, वो कस्टमर की हो सकती है। डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट तो पैसे की होगी और वो उसको तब मिलेगा जब वो अपना काम कंप्लीट कर देगा। यस और नो? एक बार बताओ, बात समझ आ रही है क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारे फेजेस थे, है ना, एक बार मुझे बताओ ये सारे फेज आपको क्लियर हो गया? इन जनरल, अभी मैंने कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल नहीं यूज किया, बट इन जनरल कौन कौन से जो फेजेस हमारे थे? तो सबसे पहले, अच्छा रितिका कह रही है अडेप्टिव रिपीट कर दीजिए, वो मैं कर दूंगा, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब नहीं दिया आपने। आपने जो सवाल पहले पूछा था कस्टमर की रिक्वायरमेंट डेवलपर की, उसका जवाब मैंने दिया। आपको समझ आया कि नहीं, पहले ये बताओ। ठीक है, अभी शायद विचार कर रही हैं।
ठीक है, तो आगे से अगर आप कोई सवाल पूछें और अगर वो समझ आए तो उसको एक्नॉलेज करिए, है ना। द क्वेश्चन शुड नॉट बी फॉलोड बाय क्वेश्चन। तो अगर मैं क्लास रोक के बीच में पहले आपको डाउट सॉल्व कर रहा हूं तो पहले आप उसको रिप्लाई करेंगे उसी वक्त, ठीक। अब आपका अगला सवाल जो है अडेप्टिव रिपीट करूं, अडेप्टिव में क्या नहीं समझ आया आपको, या पहले आप मुझे बताओगे करेक्टिव में हम क्या करते हैं, आप बताओ जरा। अडेप्टिव तो सेकंड नंबर पे था, आप बताओगे करेक्टिव मेंटेनेंस में हमने क्या किया है, या करेक्टिव मेंटेनेंस कब करने की जरूरत हमको पड़ती है। बिल्कुल शास्त्री की बात सही है कि जो रिक्वायरमेंट हमने प्रॉमिस किया है ना, अगर उसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जो जाहिर सी बात है हमने एसआरएस के अंदर मेंशन किया होगा, देन वी आर वेरी श्योर कि उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बोला भी था कि जो करेक्टिव मेंटेनेंस है वो करना अच्छी बात है कि बुरी बात है। लॉजिकली अगर आप अच्छे से सॉफ्टवेयर डिजाइन करोगे तो करेक्टिव मेंटेनेंस की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूं। अडेप्टिव मेंटेनेंस का मतलब है कि सेम रिक्वायरमेंट कस्टमर की है बट अभी वो प्लेटफॉर्म चेंज करना चाह रहा है ना। तो मान लीजिए अगर उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराया था जो विंडोज के साथ काम कर रहा है, और लेट मी से अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर रहा हो, है ना, अब वो चाहता है कि उसको लाइनेक्स के लिए या लेट मी से मैक के लिए चाहिए, देन इट विल टर्म एज अडेप्टिव मेंटेनेंस। अगर कोई एप्लीकेशन उसने एंड्रॉइड के लिए डेवलप कराई थी अभी वो आईओएस के लिए कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड अडेप्टिव मेंटेनेंस। यानी कि रिक्वायरमेंट सेम है ना, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है जिसपे कस्टमर उस रिक्वायरमेंट को चाह रहा है वो प्लेटफॉर्म आप चेंज कर रहे हैं, है ना। ये बताएं, बात समझ आ रही है क्या अभी अडेप्टिव मेंटेनेंस की। मेन फंक्शन में जब एरर आते हैं तो ऑफ कोर्स उस केस में आप बात कर रहे हैं किस चीज की, करेक्टिव मेंटेनेंस की। वहां तो आप किसी प्रॉब्लम को सुधार रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। और जैसा मैं आपसे बोल रहा था बेसिक फेजेस हमने समझ लिए, फ्रॉम फिजिबिलिटी स्टडी टू मेंटेनेंस क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब जो हमारा अगला काम है वो है लाइफ साइकिल मॉडल्स। तो जो सबसे पहला और पॉपुलर लाइफ साइकिल मॉडल हमारे पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल मॉडल, है ना। तो बहुत पॉपुलर अप्रोच है, इसके बारे में एक एक दो दो पॉइंट जल्दी से डिस्कस करेंगे। अगेन इंटेंशन में आपको क्लियर कर दूं कि जो सॉफ्टवेयर मॉडल्स हैं ऐसा नहीं है कि इनसे कोई इनडेप्थ क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, बट हर सॉफ्टवेयर मॉडल का एक अपना अप्रोच अलग आइडिया है। तो एग्जामिनर के इंटेंशन से यही रहती है कि एक बार ये चेक कर ले कि बेसिक लॉजिक जो है आपका वो क्लियर है कि नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ कोर्स जो पूछा जाता है वाटरफॉल के बारे में, व्हाई इट इज कॉल्ड वाटरफॉल मॉडल, बिकॉज टेक्निकली इट लुक लाइक्स अ वाटरफॉल, है ना। तो जो डायग्राम दिखाया जाता है उसमें वाटरफॉल की तरह नजर आ रहा होता है, तो इसलिए इसको वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं। ये मॉडल यू कैन से इट इज द फर्स्ट प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल जिसको हमने फॉलो करना स्टार्ट किया था, एंड इट वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड रॉयस, ROYCE। और एक लीनियर ऑर्डर में आप यहाँ पर काम कर रहे होते हो। अगेन आप देख सकते हो कि जितने भी फेजेस हैं एक क्लैरिटी है, कहां पर एक फेज खत्म हो रहा है, कहां पे एक फेज शुरू हो रहा है। दैट आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक ये रॉल्स रॉयस वाला रॉयस होगा, मस्ट बी अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, है ना, बिकॉज टेक्निकल काम है। तो इसके लिए रॉल्स रॉय तो बहुत पुराना है, ये मेरे ख्याल से अराउंड 60s या 70s में प्रपोज किया गया होगा। ओके, बोल रहा था इट्स अ लीनियर मॉडल, और एक बार जब आप फेज कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, तो दूसरा फेज आप स्टार्ट करते हैं। क्या यहाँ पर वापस जाने का कोई तरीका है? तो अगर आप मान लीजिए डिजाइन फेज के अंदर हैं तो अब लेट मी से आपको रिक्वायरमेंट चेंज करना नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक बार जो हम फेज क्रॉस कर चुके हो तो उसके बाद दोबारा हम प्रीवियस फेज टच नहीं करते, है ना, और आगे बढ़ते चलते हैं। कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन एक बार नेट में एग्जैक्टली पूछा गया इसी तरीके से, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल। तो इस बात को याद रखिएगा।
ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड फुल्ली बिफोर द नेक्स्ट फेज बिगन। तो मेरे ख्याल से क्लियर कट समझ आ रहा है। ऐसा नहीं कि पहला भी कंप्लीट नहीं कर दूसरा काम स्टार्ट कर देंगे। जब एक काम कंप्लीट होगा उसका जो रिजल्टेंट डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा तभी आप अगले पे जाओगे। This type of model is basically used for the project which are small and there are no certain requirements. Now that is very important. Flexibility जैसा बिल्कुल आप सही बोल रहे हो यहाँ पर नहीं है, तो मैं इसको कब यूज करूं? जब मेरे को रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो या उसमें कंफ्यूजन हो। इस बात को सोचिए, रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्लैरिटी हो या कंफ्यूजन हो, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल देखिए कुछ पॉइंट्स आप यहीं पर देख सकते हैं, बाकी हम देखेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या मिलेंगे। आप मुझे बताओगे एडवांटेज क्या क्या है? अगर दो चार एडवांटेज कॉइन करने हो वाटरफॉल के, तो क्या क्या एडवांटेज मैं बोलूं कि साहब ये एडवांटेज है वाटरफॉल के? सिंपल है अनुश्री, वेरी गुड। तो सबसे सिंपल बात है कि यार ये बहुत सिंपल है। इवन क्या कस्टमर को भी समझाया जा सकता है किस फेज में क्या काम कर रहे होंगे, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप अपन काम कर रहे होते हैं, एक फेज कंप्लीट अगले फेज में चले गए, बहुत सिंपल है। वन टाइम वर्क और साथ साथ ऐसा सोच सकते हो क्या मेरी पूरी टीम हमेशा एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है? नहीं, है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट अभी डिजाइनिंग फेज के अंदर है, तो जो मेरे कोडर हैं या वो लोग हैं जो टेस्टिंग करते हैं, वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। इवन बिकॉज ऑफ सो मच क्लैरिटी, क्या इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी ह्यूमन रिसोर्स की शेड्यूल करना। अब फॉर एग्जांपल मेरे को शेड्यूल बताना पड़ेगा अनअकैडमी को कि ये सब्जेक्ट मैं कब कंप्लीट करूंगा, अगला सब्जेक्ट कब स्टार्ट करूंगा, सो दैट वो बाकी एजुकेटर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करते रहे, है ना। या अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कोई और सब्जेक्ट भी स्टार्ट करना चाहिए, तो आई कैन डू दैट। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या ह्यूमन रिसोर्स अरेंज करना पॉसिबल होगा? बिकॉज आप एक स्ट्रक्चर के थ्रू काम करो तो आपको पता लगता रहेगा इस पेज में इतना काम करेंगे, इस पेज में इतना काम करेंगे, है ना। अब जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कॉस्ट इज लेस, तो देखो दोबारा आप समझो, कॉस्टिंग कम होगी या ज्यादा होगी, क्या उसका वाटरफॉल से कोई लेना देना है ना। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो ज्यादा पैसे लगेंगे, छोटा प्रोजेक्ट होगा तो कम पैसे लगेंगे। बट हाँ इतना जरूर बोल सकते हैं, कॉस्ट प्रिडिक्ट करना शायद थोड़ा सिंपल होगा। कॉस्ट प्रिडिक्ट करना थोड़ा सिंपल होगा बिकॉज एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम किया जा रहा होगा। अब आप मुझे बताओगे इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? कौन बताएगा? वाटरफॉल के अंदर क्या इश्यूज है? ये तो आप एडवांटेज बता दिए, बात समझ भी आ रही है। प्रॉब्लम क्या है? रोल बैक पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड। और जबकि रियलिटी क्या है, जो पॉइंट हमने पहले भी समझा था, क्या कोई भी कस्टमर फर्स्ट गो में परफेक्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स लेके आपके पास आएगा क्या? नहीं। तो कस्टमर को रिक्वायरमेंट पता नहीं होती है, पता होती है तो चेंज होती रहती है ना। दैट इज अ प्रॉब्लम। अच्छा, उससे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कस्टमर को फाइनल कॉपी बीच में कहीं मिलता है या पूरा काम होने के बाद ही मिलेगा फाइनल सॉफ्टवेयर, है ना। तो आफ्टर डूइंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस फिर कभी हम उससे बात नहीं कर रहे, तो लास्ट में उसे वर्केबल कॉपी मिलती है और मान लीजिए लास्ट में वो रियलाइज करे कि यार ये तो चाहिए नहीं था, तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं किस तरह के प्रोजेक्ट्स में मैं इसे इस्तेमाल ना करूं। जहां प्रोजेक्ट का साइज बड़ा है वहां पर इसको यूज करें कि नहीं करें? ऑफ कोर्स सुटेबल हो सकता है छोटे प्रोजेक्ट के लिए, बड़े साइज में तो बिल्कुल भी इसे इस्तेमाल ना करें। बिकॉज अगेन आप मुझे बताएं रिस्क ज्यादा या कम है? रिस्क ज्यादा या कम है? रिस्क बहुत ज्यादा है ना। तो इस बात को मैं हमेशा इस एग्जांपल से बोलता हूं। लेट मी से आप किसी नए बार्बर शॉप पे गए, है ना, किसी सलून पे गए हेयर कट कराने के लिए, और आपने उसको अच्छे से समझा दिया कि भाई ये करना है, ठीक है, लिख के समझा दिया, और आपने आंख बंद कर ली। अब आप मुझे बताओ जब आप आंख खोलते हो 5 मिनट के बाद, तो एक रिस्क है कि नहीं है? है ना। तो नो मैटर हाउ क्लियरली आपने रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लेन किया हो, लेकिन उसको क्या समझा, आपने क्या बोला, अपने को नहीं पता, बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। रिक्वायरमेंट चेंज हो गई हो जाए बीच में तो प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, लेकिन उस प्रॉब्लम को हम एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। इस बात को ऐसे ही समझिएगा। मान लीजिए क्या एग्जांपल आपको दूं, लेट मी से आप शादी आपकी होने वाली, आप शेरवानी स्टिच कराने के लिए जा रहे हैं, ऑर्डर आपने दे दिया, है ना, काम करना स्टार्ट कर दिया, उसने कपड़ा कट कर दिया, और 4 दिन के बाद आप जाके बोल रहे नहीं मन नहीं अब कुछ और करेंगे, तो इज इट पॉसिबल ना? नहीं। तो आपने जो रिक्वायरमेंट दिया था उस पर काम किया जा चुका है, वो उसको स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। तो शादी कैंसिल होगी कि नहीं होगी, बट कम से कम वो आपके पैसे रिफंड नहीं करेगा। यस और नो? यस। तो मैं आपसे पूछ रहा था डिसएडवांटेज, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से समझ आ रहा है कि मैं रिक्वायरमेंट चेंज सपोर्ट नहीं करूंगा, फाइनल सॉफ्टवेयर आपको सबसे लास्ट में मिलेगा, है ना। और थ्रू आउट द डेवलपमेंट एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम पे, थ्रू आउट द डेवलपमेंट कस्टमर की कोई खास इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है ना, नहीं है। जबकि आजकल जब एजाइल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, अभी लेटेस्ट मॉडल्स आप देखोगे, स्पाइरल वगैरह देखोगे, तो क्या कस्टमर को लॉजिकली ज्यादा टाइम इन्वॉल्व रखना चाहिए, सो दैट उसको भी पता होगी डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग कितने एफर्ट कर रहे हैं, है ना। तो इट इज लाइक प्रेफर्ड कि आप उसको भी इन्वॉल्व करते चलो, ठीक है। टाइम फैक्टर का क्या ज्यादा है कम, देखिए जहां तक टाइम की बात है तो मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूं कि रिलेटिवली टाइम का इस आइडिया से कोई खास लेना देना नहीं है। वो क्यों? बिकॉज आप तो मुझे एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट बता रहे हो, है ना। तो उसमें बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, छोटा प्रोजेक्ट होगा तो कम टाइम लगेगा। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि मैं बीच में कस्टमर को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं। या मैं ऐसा बोल सकता हूं, टाइम के रेस्पेक्ट में वाटरफॉल का कहना ये होगा कि मैं टाइम एस्टिमेशन अच्छा करके बताऊंगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बाद में हम स्पाइरल पढ़ेंगे, तो वो तो यार घूमते जा रहा है, मेरे को नहीं पता वो इटरेशंस कहां रुकेगी, लेकिन वाटरफॉल में ऐसा नहीं है ना। आपको पता है कि मेंटेनेंस पे अगर पहुंच गए तो दोबारा टेस्टिंग तो नहीं कम से कम कर रहे होंगे। सर इज इट यूज प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल? नो, ऑफ कोर्स दीज आर ऑल प्रैक्टिकल मॉडल्स, है ना। ऑल्दो ये भी मैं आपको समझाता हूं कि कितनी प्रैक्टिकलिटी है, कितना थ्योरेटिकल है, बट ये सारे मॉडल्स एक्टिवली इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। और इवन आज भी आप कर सकते हो, अगर रिक्वायरमेंट्स आपको क्लियर है, वेल अंडरस्टूड है, इस तरह के पहले 20 प्रोजेक्ट आप बना चुके हो, सब कुछ क्लियर है, तो क्या स्टिल आप वाटरफॉल यूज कर सकते हो, करो। अब जैसे कल मैं एग्जांपल दे रहा था, मान लीजिए आप कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम लिख रहे हो, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम लिख रहे हो, और यही आपकी एक्सपर्टीज है, सुबह से शाम तक यही काम आप करते हो, तो क्या अभी भी वाटरफॉल यूज किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। आप श्योर है कि कस्टमर की यही रिक्वायरमेंट है ना। तो दीज ऑल आर प्रैक्टिकल मॉडल्स। ओके, तो अब अगर जल्दी से अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो जल्दी से मैं पढ़ देता हूं। इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज, मेरे ख्याल से फॉलो कर पा रहे होंगे आप, सही बात है, क्योंकि बहुत आसान है समझना समझाना। ईच फेज इज डिफाइंड, हैज वेल डिफाइंड इनपुट आउटपुट, तो एक बार कंप्लीट करेंगे तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, क्लैरिटी है, सारा स्टाफ एक साथ प्रोजेक्ट पे काम नहीं करता, लो कॉस्ट, इजी टू शेड्यूल, शेड्यूलिंग करना आसान है, एंड वेल सुटेड फॉर रूटीन प्रोजेक्ट्स जहां पर रिक्वायरमेंट वेल अंडरस्टूड है। बट अब अगर डिसएडवांटेज की बात करूं, डिफिकल्ट टू एक्वायर रिक्वायरमेंट्स इन द स्टार्टिंग, क्योंकि मेरे को पता है मैं बाद में चेंज नहीं कर सकता, तो सारे रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग में गैदर करना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल काम है। चेंजेस में अकोमोडेट नहीं कर पाऊंगा। फाइनल वर्किंग वर्जन आपको सबसे लास्ट में मिलेगा, कोई इटरेशन सपोर्ट नहीं करूंगा। तो अगर आपके सॉफ्टवेयर का साइज बहुत ज्यादा या सोफिस्टिकेटेड है तो आपके लिए शायद एक अच्छा डेवलपमेंट मॉडल नहीं है, बिकॉज रिस्क और अनसर्टेनिटी हमेशा वाटरफॉल के साथ एसोसिएटेड रहती है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? जल्दी से बताएं। बहुत सिंपल सा अप्रोच है, डायरेक्टली अपन ने इस्तेमाल किया है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। गेट 2015 नेट में पूछा था, दिसंबर में, 1 मार्क क्वेश्चन है। आई थिंक वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मॉडल्स कॉल्ड क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल? तो ऑफ कोर्स आंसर इज ए। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये टर्म्स पूछी जाती है बार बार। तो क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल, तो यस इट इज वाटरफॉल। ग्रेट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन वाटरफॉल मॉडल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन वाटरफॉल मॉडल? कौन सा फेज नहीं है? तो ऑफ कोर्स रिस्क एनालिसिस नहीं है। रिक्वायरमेंट डिजाइनिंग कोडिंग आप करेंगे, वैसे आप मुझे बता सकते हो रिस्क एनालिसिस कहां इस्तेमाल किया जाता है? बड़ा पॉपुलर फेज है ये भी। रिस्क एनालिसिस कहां पर यूज किया जाता है? स्पाइरल के अंदर। वेरी गुड। तो स्पाइरल का पूरा यूएसपी ही क्या है कि वो रिस्क एनालिसिस करता है। ग्रेट ग्रेट। आगे बढ़ता हूं, और अगला जो मॉडल है दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप मॉडल, है ना। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हम सीखते हैं वाटरफॉल के अंदर, उन्हीं प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए जो मॉडल आप लिखते हो उसी को हम बोलते हैं प्रोटोटाइप मॉडल। और मैं एक बार पहले डायग्राम के थ्रू आपको पूरा आइडिया समझाना चाहता हूँ, फिर आगे फॉलो करेंगे। तो मेजर प्रॉब्लम आप बताओगे वाटरफॉल की क्या है? वही रिक्वायरमेंट वाला पॉइंट कि अपने को नहीं पता कि प्रॉपर रिक्वायरमेंट अपने को समझ आई कि नहीं आई,
और कस्टमर को नहीं पता कि वो सही से बता पाया कि नहीं बता पाया, तो व्हाट यू कैन डू हियर, जैसे ही कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट बोलता है, बेस्ड ऑन दैट रिक्वायरमेंट, नॉट द फाइनल डिजाइन, आप एक क्विक डिजाइन करोगे जल्दी से और एक प्रोटोटाइप बिल्ड करोगे। अब प्रोटोटाइप बिल्ड करने का मतलब क्या, ये एक्चुअल सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर सारी फंक्शनैलिटी टेस्टिंग वेस्टिंग सब कर डाला आपने, नहीं। तो इट इज काइंड ऑफ अ डमी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें थोड़ा बहुत आप डिजाइन करोगे, है ना, कुछ फंक्शनैलिटीज वहां पर लगाओगे, टेस्टिंग वेस्टिंग कुछ नहीं होगी, सो दैट बस आपको एक अंदाजा हो कि अच्छा कुछ कुछ इस तरीके से होने वाला है, एंड देन यू विल शो दिस टू द कस्टमर। फिर कस्टमर इवेल्युएट करेगा कि अच्छा उसको भी रियलाइज होगा यार प्रोटोटाइप देखने के बाद, ओके ऐसा नहीं मैं ऐसा सोच रहा था, या मैंने ऐसा सोचा तो ऐसा बना, मेरे को ये सब चाहिए। जब कस्टमर इवेल्युएशन देगा, हो सकता है वो बोले कि नहीं नहीं मेरे को ये चेंजेस करने हैं, तो अब क्या आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, है ना, और जो भी गड़बड़ घोटाला वहां था उसको आप रिमूव करेंगे। नाउ आफ्टर दिस अपडेटेड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, क्या आप दोबारा एक डिजाइन करेंगे? यस। फिर एक प्रोटोटाइप बिल्ड करेंगे, फिर कस्टमर को शो करेंगे, और ये प्रोसेस चलती जाएगी, है ना। और आप मुझे बताओ लॉजिकली ये प्रोसेस कब तक चलनी चाहिए? जब तक कस्टमर सेटिस्फाई ना हो जाए, है ना, बिकॉज अल्टीमेट गोल क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। तो जैसे ही कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, तब क्या आप बोल सकते हो कि यू हैव एग्जैक्ट फाइनल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट। और इस बार जो रिक्वायरमेंट सेट होगा, आई थिंक उसमें दोनों ही लोग काफी कॉन्फिडेंट होंगे, आप भी और कस्टमर भी, बिकॉज अब शायद कस्टमर को पता होगा कि क्या बनाना है और यूजर को पता होगा कि क्या एक्सपेक्ट करना है, यस और नो, क्योंकि दोनों ने एक प्रोटोटाइप देखने के बाद हामी भरी होगी। जैसे ये बात बहुत अजीब नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, है ना, तो छोटा मोटा कोई घर है तो ठीक है, अगर बड़ी बिल्डिंग हो तो क्या एक गत्ते का मॉडल बनाया जाता है पहले, जिसको आप अगेन प्रोटोटाइप बोल सकते हैं? जी हाँ, बिकॉज आपको और मुझे आम इंसान को तो हमें फिजिकल जो ड्राइंग वो लोग बनाते हैं, टेक्निकल ड्राइंग, वो समझ नहीं आती, तो यू नीड अ मॉडल ऑफ अ कार्डबोर्ड, ताकि समझ आए कि अच्छा यार कुछ ऐसा लगने वाला है ना, सो दैट अगर कोई भी चेंज आप बताएं तो पहले बता दें। फॉलो कर पा रहे हैं? और जैसे ही आपको फाइनल रिक्वायरमेंट पता लगता है, अब क्या ये सेम टू सेम वाटरफॉल की तरह काम करेगा? तो बाकी जो फेजेस है, डिजाइन है, इंप्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है, मेंटेनेंस, सब कुछ ऐसे ही चलने वाला है। फॉलो कर पा रहे इस पॉइंट को, है ना? तो मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम थी वाटरफॉल की, काफी हद तक वो प्रोटोटाइप रिजॉल्व करता है ना? तो आप मुझे बताएंगे क्या क्या एडवांटेज यहां पर है, कौन बताएगा? वाटरफॉल के अगर 2-4 एडवांटेज गिनाने हो किसी को, तो क्या एडवांटेज बोलूं मैं? एडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल सिंपल है, सिंपलिस्टिक, ओके मैं बोल सकता हूँ सिंपल है बाकी के कंपैरिजन में, लेकिन क्योंकि सिंपल पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, वाटरफॉल तो उसके जितना तो सिंपल नहीं, उससे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही है, बट ठीक है। फ्लेक्सिबल है, ये अच्छी बात है पूजा, वेरी गुड। बिकॉज अच्छा, लेकिन एक बात और क्लियर मैं आपको कर दूं, फ्लेक्सिबल सिर्फ स्टार्टिंग में, ये थ्रू आउट द डेवलपमेंट है। और जैसा आप बोल रहे हो रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं या कस्टमर इन्वॉल्वमेंट है, ये सारे पॉइंट सिर्फ स्टार्टिंग में ही है। आप अगर मेरे को कोडिंग में बोलोगे रिक्वायरमेंट चेंज करो, तब मैं नहीं कर सकता, है ना? तो अगर स्टार्टिंग में होगा, जाहिर सी बात है तभी ऐसा होगा, है ना? तो स्टार्टिंग में मैं फ्लेक्सिबल भी मान सकता हूं, मैं अकोमोडेट करूंगा चेंजेस को, बट एक बार आपने प्रोटोटाइप देख के हामी भर दी तो उसके बाद मैं आगे बात नहीं करूंगा। अच्छा, निशिता कह रही है कि यार कस्टमर सेटिस्फाई ना हो तो ये खुशी की नहीं, ये ज्यादा खुशी की बात है, बिकॉज फिर आप अपने घर, वो अपने घर। देखिए अगर उसको सेटिस्फाई नहीं होना था तो बाद में भी नहीं होना था, लड़ाई बाद में, उससे अच्छा है कि पहले ही हो जाए। तो अगर आप 2-4 इटरेशन के बाद भी कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, देन इट इज ओके, कस्टमर विल लूज हिज और हर इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट, एंड विद एवरी इटरेशन यू मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड कि आपका भी तो खर्चा हो रहा होगा। उल्टा भी तो हो सकता है कस्टमर सेटिस्फाई होना ही ना चाह रहा हो, बार बार कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, तो एक टाइम बाद हो सकता है हम भी मना कर दे कि भाई हम आपके लिए सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। तो इट्स टोटली फाइन। अगर दोनों में से कोई भी पार्टी अपना इंटरेस्ट लूज कर जाती है तो ये एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए अच्छा ही होगा, है ना? बताएं एक बार, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? तो हमारा ये काम है
बीइंग एन एक्सपर्ट और सपोज करिए बीइंग ए मैच्योर कंपनी कि इटरेशन जो है ये ज्यादा लूप ले या कम टाइम ले, तो हमारा ही तो इंटेंशन होगी कम टाइम ले, लेकिन अगर ज्यादा लूपिंग होती है तो कॉस्टिंग ऑफ कोर्स बढ़ेगी और एक टाइम के बाद कोई ना कोई अपना इंटरेस्ट लूज कर देगा। फॉलो कर पा रहे इस पॉइंट को? ओके ठीक है। अच्छा अब जरा मैं कुछ 2-4 पॉइंट और आपको याद दिलाना चाहता हूं। क्या प्रोटोटाइप के अंदर फाइनल जो सॉफ्टवेयर है वो आपको लास्ट में ही मिलता है? यस, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई अर्ली रिलीज करके आपको दे रहा हूं इस्तेमाल करने के लिए, फाइनल सॉफ्टवेयर आपको लास्ट में ही मिलेगा। बट हाँ, रिलेटिवली रिस्क ज्यादा होगा या कम? कंपेयर टू वाटरफॉल रिस्क कम होगा, है ना, बिकॉज ऑलरेडी आप प्रोटोटाइप देख के हाँ कर चुके होंगे। तो लेट मी गो वन बाय वन। Most of the customers are not sure about the functionality they require from the software. As a result, the software is not final. Software is not according to exact demand. तो प्रोटोटाइप का गोल क्या है भाई? तो हम इस प्रॉब्लम को हटाना चाहते हैं इससे पहले कि हम फ्रीज करें रिक्वायरमेंट, जैसा वाटरफॉल मॉडल में करते हैं। अगेन वही लिखा हुआ है, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं और उसके अंदर फंक्शनैलिटीज लिमिट होंगी, रिलायबिलिटी नहीं होगी, अनट्रस्टेड परफॉर्मेंस होगी, बट अगेन उससे अपने को पता लगेगा कि क्या क्या काम अपने को करना है। फिर कस्टमर हमको फीडबैक देगा और उस फीडबैक के बाद हम इंप्रूव करते जाएंगे और जैसे ही एसआरएस कॉपी होगा उसके बाद आप फाइनल प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। अच्छा एक पॉइंट, प्रोटोटाइप को भी लोग दो तरह में डिवाइड करते हैं, वन इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप, वन इज कॉल्ड थ्रो अवे प्रोटोटाइप। दो तरह का होता है, कौन कौन सा? इवोल्यूशनरी और थ्रो अवे। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, जब आपने एक प्रोटोटाइप बिल्ड कर लिया तो एक आइडिया तो हो सकता है मैं उसी प्रोटोटाइप को एनहेंस करता जाऊं, कब तक? जब तक वो फाइनल सिस्टम में कन्वर्ट ना हो जाए। और एक आइडिया हो सकता है जी नहीं, प्रोटोटाइप सिर्फ हमने रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए बनाया था, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और प्रॉपरली हम अलग से सिस्टम बनाने वाले हैं। तो अगर हम उसी प्रोटोटाइप को एनहेंस करते हैं जब तक कि फाइनल सिस्टम नहीं बन जाए तो इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। लेकिन अगर हम उसको हटा के थ्रो अवे करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, नाम से भी ऐसे समझ आ रहा है, और दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग करना। एक बार बताइए, पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? यस। अच्छा अब अगर मैं जल्दी से एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात आपसे करूं तो कस्टमर का, क्योंकि उसको जल्दी से प्रोजेक्ट देखने के लिए मिल रहा है तो वो आपको अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक दे सकता है, न्यू रिक्वायरमेंट अकोमोडेट कर सकते हैं ऑल्दो स्टार्टिंग में, है ना। तो रिलेटिवली डेवलपर भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा और रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट? डिसएडवांटेज क्या होगा? थ्रो अवे प्रोटोटाइप में लॉस होगा। नहीं इनिशियली लॉस नहीं होगा, द पॉइंट इज कभी कभी एक्चुअल सॉफ्टवेयर इतना बड़ा हो सकता है कि आपने जो प्रोटोटाइप बनाया उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, उल्टा होगा ये, उसको अपग्रेड करने के चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो मान लीजिए, इस बात को ऐसे मैं बता सकता हूं, अगर आपको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है और वहां पर एक छोटा सा मकान है तो बेटर है कि आप उसे पूरा डिस्ट्रॉय करके फ्रेश स्टार्ट करें, है ना। अगर ज्यादा बड़ा नहीं बनना तो आप चाहें तो फिर उसी में चेंज करते करते आप उसको एक नए घर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो इट्स बेटर टू आप पूरा क्लियर करो, फ्रेश स्टार्ट करो, है ना। तो इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, अगर गेम बड़ा है तो आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा यहाँ देखिएगा मजे की बात, क्या क्या डिसएडवांटेज है। आफ्टर सीइंग अर्ली प्रोटोटाइप यूजर डिमांड एक्चुअल सिस्टम सून, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसको लगता है इन्होंने यार बना तो लिया था, पता नहीं इतना टाइम क्यों नहीं ले रहे हैं। तो क्योंकि प्रोटोटाइप हम उसको ऑलरेडी दिखा चुके थे तो कभी कभी कस्टमर कहता है कि मेरे को जल्दी चाहिए, है ना। इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली इटरेटिवली इट कैन गो फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जैसा भी कुछ लोग डाउट भी पूछ रहे थे, अगर आपने लूप को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया तो लंबे समय कहानी चलने वाली, जिसमें आपका भी पैसा लगेगा और कस्टमर का भी टाइम वेस्ट होगा। एंड अगेन इफ यूजर इज नॉट सेटिस्फाइड देन ही मे लूज हिज और इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट। तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा और आप अलग अलग कहानियां हर बार सुना रहे होंगे तो धीरे धीरे कस्टमर का प्रोजेक्ट जो इंटरेस्ट है वो लूज हो जाएगा और कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट आपसे छूट जाएगा। फॉलो कर पा रहे इस पॉइंट को? अब अगेन किस तरह के कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? लुक एट दिस क्वेश्चन। ये पूछा गया नेट जनवरी 2017 में। गो थ्रू इट, बताओ जरा सही आंसर क्या है।
जतिन उसके लिए आप अभी वेट करो, पहले जो गेट 2020 वाले लोग हैं, है ना, उसको अपन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपके वाले बैच पे आएंगे। बी, a useful approach when customer are not defined requirements clearly। आई थिंक बिल्कुल सही बात है, एंड अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं हो तो आपको इसको यूज कर लेने चाहिए। रीजनेबल अप्रोच व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर वेल डिफाइंड, आई थिंक देन वी कैन गो फॉर वाटरफॉल। बेस्ट अप्रोच टू यूज द प्रोजेक्ट फॉर लार्ज डेवलपमेंट टीम। टीम का मैंने कोई बात ही नहीं की, ना वाटरफॉल में ना प्रोटोटाइप में, तो टीम बड़ी हो छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। रिस्की मॉडल दैट रेयरली प्रोड्यूसेस अ मीनिंगफुल प्रोडक्ट। अगर रेयरली आप बनाओगे तो भला उसको इस्तेमाल ही क्यों करोगे, तो ऑफकोर्स एडिशनल स्टेटमेंट का कोई मतलब इसका नहीं बनता। एक बात देखिए, फॉलो कर पा रहे हैं क्या सब लोग? यस। तो आज हमने 3 मॉडल पढ़े हैं, काइंड ऑफ, सॉरी 2 ही मॉडल पढ़े हैं, वाटरफॉल और प्रोटोटाइपिंग, और उससे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर पूरे फेजेस का समझ लिया। तो कल इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कल मैं बात करूंगा आपसे स्पाइरल की, उसके बाद अगेन इंक्रीमेंटल मॉडल हो सकता है, रेड मॉडल हो सकता है, और उसके बाद बात करूंगा कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल की, CMM की। यस, हाँ। तो मॉर्निंग में आपकी क्लास 7 o'clock ही होगी, डीबीएमएस की क्लास एज यूजुअल। हाँ, जो लोग नए उनको बता देता हूँ, तो मॉर्निंग में कल आपकी डीबीएमएस की भी क्लास होगी फ्रॉम 7 to 8:30, है ना, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। और बाकी कल से आपका ऑपरेटिंग ये जो लाइक सॉफ्टवेयर है सेम टाइम पे ही होगा, 11 to 10:30 to 11:30, और इवनिंग में डीबीएमएस 6 to 7:30। ठीक है, चलिए इस क्लास को यही वाइंड अप कर